Everyone, this is part 2 video of the explanation of June 24 paper of animal diversity. So our next question is structure of human ear. अगर हम बात करें ह्यूमन ईयर की तो बेटा ह्यूमन ईयर के अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं. एक होता है हमारा आउटर ईयर, एक होता है हमारा मिडिल ईयर और एक इनर ईयर. दिस इज नॉट इंटरनल, दिस शुड बी आउटर ईयर. The external ear, which is in most mammal, consists of paired fleshy external pinna. तो जो outer ear होता है बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं, पिना. ये जो outer ear है पिना, and it will lead to a canal, and end में हमारा ear drum होगा. उस ear drum को हम क्या बोलते हैं, tympanic membrane. ठीक है जी. So external pinna, which protects the opening of the external and the tympanic membrane of the external ear. तो बेसिकली ये क्या करता है, हमारा जो ऑडिटरी कैनाल है, जो हमारा ये पैसेज है, इसको प्रोटेक्ट करता है. प्लस अंदर जो ईयर ड्रम है उसके लिए एक आउटर प्रोटेक्शन का काम कर रहा है पिना. The presence of the paired pinna in mammals is a recent adaptation as compared to other vertebrates. The pinna is absent in monotremata, सीटेसा एंड सिरेनिया, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि अगर हम ह्यूमन ईयर का पढ़ रहे हैं तो हमें बस इतना याद रखना है कि सबसे पहला पार्ट क्या, आउटर ईयर. आउटर ईयर के अंदर आ गया पिना. सो दिस पार्ट इज पिना. ये हमारा हो गया एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और यहाँ पे हमारा जो ईयर ड्रम है उसको हम बोलेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. उसके बाद इट इज़ फॉलोड बाय मिडिल ईयर. सो मिडिल ईयर कंसिस्ट ऑफ एन एयर फिल्ड चैम्बर विथ 3 ऑसिकल्स. नाउ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे ईयर के अंदर 3 ऑसिकल्स मतलब कि 3 स्मॉल बोन्स प्रेजेंट है. ठीक है. द 3 ईयर ऑसिकल्स आर अ डायग्नोस्टिक फीचर फॉर क्लास मेमेलिया. और ये जो 3 ऑसिकल्स है, जो 3 बोन्स है, ये बेसिकली किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मैमल्स का. बिकॉज द मिडिल ईयर ऑफ द अदर एमनियोट्स हैज़ अ सिंगल बोन कॉल्ड द कॉलमेला या फिर स्टेप्स. तो जो बाकी के जो एमनियोट्स होते हैं, जो एग फॉर्मिंग या जिनकी एग शेल होती है, जितने भी एमनियोट्स होते हैं, उनके जो मिडिल ईयर होता है उसमें एक ही बोन होती है जिसको हम स्टेप्स या कॉलमला बोलते हैं. इन मैमल्स द मिडिल ईयर ऑफ द मैमल कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ 3 ईयर ऑसिकल्स और बोन्स जिनका नाम है मेलस, इनकस, स्टेप्स, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं हैमर, एनविल और स्टेरप, which function collectively for transmitting sound wave from the tympanic membrane, that is eardrum, to the internal ear. तो ये बेसिकली क्या करती हैं, जो भी tympanic membrane है, जैसे हमारी eardrum में वाइब्रेशन हुई तो वो वाइब्रेशन को आगे ट्रांसमिट कौन करेगा, these 3 bones. तो इन बोन्स का नाम याद करना इंपॉर्टेंट है, मेलस, इनकस, स्टेप्स या फिर कॉमनली हैमर, एनविल और स्टेरप. तो ये बेसिकली क्या करती हैं, उन साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करती है. The stapes in the middle ear of the mammal is homologous with columella of reptiles. The incus bone is derived from quadrate bone, which is involved in jaw articulation in reptiles and articulate with the stapes in mammals. तो basically जो incus है, जो anvil है, वो articulate, वो join होती है किसके साथ, stapes के साथ. तो ये दोनों bones बहुत ज़्यादा joined है. Malleus is homologous with the reptilian articular bone. Malleus rests against the tympanic membrane and articulates with the incus that conduct vibration to the inner ear. तो जो ear drum है उसके साथ कौन सी bone कनेक्टेड है, या कुछ उसके साथ में उसकी क्लोज विसिनिटी में कौन सी बोन है, मेलिस. तो बेसिकली ये हमारा ईयर ड्रम जिसको हम बोल रहे हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसके साथ जो बोन होगी दैट इज मेलिस. मेलिस के साथ बोन होगी इनकस, और इनकस के साथ बोन होगी हमारी स्टेप्स. The inner ear or labyrinth consists a long and coiled sensory structure called cochlea. तो अब यहाँ पे जो 3 बोन्स थी वो वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई कर रही है और उस वाइब्रेशन को ट्रांसमिट कर रही है, ट्रांसफर कर रही है टू द इनर ईयर. अब जब वो इनर ईयर के अंदर आ रही है तो इनर ईयर को हम और बोल सकते हैं लेब्रिंथ. इनर ईयर का के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉइल्ड होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉक्लिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. That has sound receptors. The cochlea provide more surface for the receptor cell, thus making mammals more sensitive to pitch and volume of sound as compared to reptiles. तो इनर ईयर के अंदर मेन पार्ट है कॉक्लिया, जो इन साउंड को रिसीव कर रहे हैं, इस साउंड वेव्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं. सो बेसिकली इनर ईयर के अंदर क्या प्रेजेंट हुआ, कोक्लिया. कोक्लिया क्या कर रहा है, इन साउंड रिसेप्टर्स को, रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है जिसकी वजह से साउंड को रिसीव कर रहा है. लोकेटेड इन अ स्मॉल होल इन द टेम्पोरल बोन, द इनर ईयर कंटेन कोक्लिया, जिसकी स्नेल की तरह एक शेप होती है, जैसे ये आपको एक राउंड सा पार्ट दिख रहा होगा. सो दिस इज बेसिकली कोक्लिया, which is filled with fluid. When sound waves enter the cochlea, the fluid moves and trigger nerve endings. जब sound wave cochlea receptors जो है वो cochlea के sound wave को receive करते हैं, perceive करते हैं, तो ये fluid move करता है और फिर ये stimulate करता है nerve endings को. वो nerve endings finally in vibrations को, इस mechanical energy को convert करती है electrical impulses में. These impulses travel to the brain via auditory nerve. Auditory nerve के थ्रू ये जो साउंड की जो सेंसेशन थी, जो impulses थी, वो ब्रेन तक जाएंगी, where it is associated with the other part of the brain and it is transmitted as the sound. The ear also helps with balance. Ear का एक और important काम होता है, ये हमारी बॉडी में बैलेंस को, हमारे हेड में, नेक में बैलेंस क्रिएट करता है. Inner ear contain 3 fluid filled pipes that twist around in a circle.
सो बेसिकली इनर ईयर कंटेन 3 फ्लूइड पाइप्स दैट ट्विस्ट अराउंड अ सर्कल। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे 3 फ्लूइड पाइप्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। द फ्लूइड मूव्स इन रिस्पॉन्स टू द बॉडी मोशन। व्हेन इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली यू माइट हैव ट्रबल विद द बैलेंस। अब जो ये सर्कुलर पाथ है ना, जो ट्यूब्स है, इनके अंदर फ्लूइड मूव करते हैं। अगर ये फ्लूइड किसी वजह से प्रॉपर्ली मूव करना बंद कर देगा या नहीं प्रॉपर्ली मूव करेगा तो उसकी वजह से हमें इम्बैलेंस फील होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस पॉलीमॉर्फिक फॉर्म इन हाइड्रोजोआ। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सिग्निफिकेंस एंड मैकेनिज्म ऑफ टॉर्जन एंड गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा में टॉर्जन क्या होती है और क्यों होती है, दिस आल्सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अगर हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन की सिर्फ, तो पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म। तो बेसिकली जब एक ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी फॉर्म या कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, उस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। सो दो स्पीशीज आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक whose individuals occur in different forms and perform different function. This phenomena is known as polymorphism. The next question is, how do amphibian protect their eggs and young ones and describe different ways citing suitable example. तो amphibian किस तरह से अपने eggs या babies को protect करते हैं, this we have already done in a topic known as parental care in amphibians. Next, discuss the characteristic features and affinity of hemichordates with other members of animal kingdom. तो hemichordates के बारे में भी हम एक separate वीडियो में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर उसके characteristics को ब्रीफ में स्टडी करना है। सॉफ्ट बोर्डेड मरीन एनिमल्स होते हैं, बॉटम ड्वेलर्स, मतलब यूजुअली बॉटम में रहते हैं, यू शेप बरोज बनाते हैं सैंड में या मड में या शैलो वाटर में। द बॉडी हैज 3 पार्ट्स, proboscis, collar and trunk, which are corresponded to protosome, mesosome and metasome. सीलोमिक पाउच जो होता है वो सिंगल होता है सिर्फ एक प्रोबोसिस में, पेयर्ड होता है कॉलर में और ट्रंक में, और बकल डाइवर्टिकुलम इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ प्रोबोसिस। तो बेसिकली हेमिकॉर्डेटा वो होते हैं जिनकी एक नोटोकॉर्ड नहीं होती, बट मतलब बैकबोन नहीं है लेकिन बैकबोन से रिजेंबलिंग एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। सो वो बैकबोन से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं बकल डाइवर्टिकुलम, जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ प्रोबोसिस में प्रेजेंट होता है। सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन जो बॉडी में होती है वो डॉर्सल हार्ट की वजह से होती है, मतलब हार्ट जो है वो डॉर्सल पोजिशन में प्रेजेंट है और ब्लड वेसल जो है वो डॉर्सल और वेंट्रल दोनों पोजिशन में प्रेजेंट है। रेस्पिरेशन के लिए दे हैव गिल स्लेट्स, एक्सक्रीशन के लिए दे हैव अ सिंगल ग्लोमेरुलस विच इज वेल कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सेस। तो यहाँ पे इनके पास वेल डेवलप ब्रेन नहीं है, बट हाँ नर्व प्लेक्सेस हैं जो कि सब एपिडर्मल रीजन में है। उसके अलावा डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। कॉलर रीजन में कनेक्टिव रिंग प्रेजेंट होती है जो कि कॉलर रीजन और डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो होती है वो कॉलर रीजन में आके हॉलो हो जाता है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हेमिकॉर्डेटा की 2 क्लासेस होती हैं, टेरोन्यूस्टा और टेरोब्रांका, जिसका डिफरेंस हम प्रीवियस पेपर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद उन्होंने पूछा कि हेमिकॉर्डेटा की बाकी फाइलम्स के साथ क्या एफिनिटी है, मतलब क्या चीज़ें ऐसी है जो सिमिलर हैं या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। कंपेयरिंग विद एनालिड्स, अगर एनालिड्स और हेमिकॉर्डेट को कंपेयर करें तो बोथ हैव बायलैटरल सिमेट्री। अडल्ट्स की सिमिलर मॉर्फोलॉजी होती है जैसे यंग वंस की होती है। इन बोथ डाइजेस्टिव ट्रैक इज स्ट्रेट एंड ट्यूबुलर। सिमिलर मोड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, जैसे डॉर्सल हार्ट होता है और डॉर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल्स होते हैं। सिमिलैरिटी between Tornaria larva or of Enteronusta and Trochophore larva of polychaetes, including the apical tuft of cilia, apical sense organs and larval gust. इस इन शॉर्ट आप ये याद कर सकते हो कि दोनों की लार्वल फॉर्म, मतलब कि हेमिकॉर्डेटा का जो टोर्नेरिया लार्वा है और जो एनालिड्स का पॉलीकेट लार्वा है उस वो दोनों एनालिड्स का जो ट्रोकोफोर लार्वा है वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। हाउएवर देयर आर सम ऑब्जेक्शंस टू रिलेट द हेमिकॉर्डेट्स विद एनालिड्स सच एज एनालिड्स में गिल स्लिट्स नहीं होते, वेराज हेमिकॉर्डेट्स में हमने अभी पढ़ा कि रेस्पिरेशन के लिए गिल स्लिट्स होते हैं। एक्सक्रीशन एनालिड्स में नेफ्रीडिया के थ्रू होती है और हेमिकॉर्डेट्स में एक्सक्रीशन के लिए हमने पढ़ा, एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होता है सिंगल ग्लोमेरुलस। On the other hand, glomeruli take up the role of excretion in enteroneous. सीलोम की जो फॉर्मेशन है वो शाइजोसीलोम फॉर्म होता है एनालिड में, और हेमिकॉर्डेट में एंटेरोसीलोम होता है। हेमिकॉर्डेट में जो क्लीवेज होती है डेवलपमेंट के टाइम में वो होलोब्लास्टिक होती है, एनालिड्स में स्पाइरल क्लीवेज होती है। नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है सिर्फ ट्रोकोफोर में, अडल्ट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम कंपेयर करते हैं हेमिकॉर्डेटा को बियर्ड वॉर्म के साथ, दैट इज पोगोनोफोर्स के साथ, तो इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि इन दोनों के पास टेंटिकुलर एपरेटस है, सेप्टर्स प्रेजेंट है जो इनकी मेसोसोम और मेटासोम को सेपरेट कर रहे हैं, इंट्रा एपिडर्मल नर्व सिस्टम प्रेजेंट है, पेरिकार्डियल सैक है, ट्रंक रीजन में गोनाड्स प्रेजेंट है। लेकिन डिफरेंसेस कहाँ होंगे, टेंटिकल्स, दोनों के अंदर टेंटिकल्स प्रेजेंट है लेकिन जो टेंटिकल्स का ओरिजिनेट है वो अलग है। टेंटिकल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोटोस्टोम एंड प्रोटोसील एक्सटेंड इन ऑल टेंटिकल्स। मेन कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम इज लोकेटेड इन द प्रोटोसोम, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर है, पोगोनोफोर के अंदर है, लेकिन हेमिकॉर्डेट के अंदर नहीं है। गिल स्लिट्स प्रेजेंट नहीं है पोगोनोफोर में, गोनोफोर्स जो है वो वेंट्रल पोजिशन में प्रेजेंट है।
लास्ट आप इकाइनोडर्म्स के साथ अगर इसका रिलेशन देखो, हेमिकॉर्डेट्स और इकाइनोडर्म्स के बीच में अगर हम सिमिलैरिटी देखें तो दोनों की फीडिंग हैबिट सेम है। जनरल प्लान ऑफ सब एपिडर्मस नर्वस सिस्टम, सब एपिडर्मल नर्व प्लेक्सेस प्रेजेंट होती हैं। एंटेरोसिलोम दोनों के अंदर प्रेजेंट है, मतलब इकाइनोडर्म में भी एंटेरोसिलोम होता है और हेमिकॉर्डेट में भी, वेयर एज हमने पढ़ा था एनिलिड के अंदर शाइजोसिलोम होता है। बोथ द ग्रुप्स शो रिलेशन इन इंटरमीडिएट क्लीवेज। अब इसमें जो क्लीवेज होती है, जब ब्लास्टोमेस डिवाइड कर रहे होते हैं तो जो क्लीवेज है वो इंटरमीडिएट है। मार्क्ड सिमिलैरिटीज बिटवीन टॉर्नेरिया लार्वा एंड बाइपेनेरिया लार्वा, तो दोनों के लार्वा में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। सो इसकी वजह से इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। सो दिस इज ऑल्सो वन मोर, अगर आप एफिनिटीज़ बहुत लॉन्ग में नहीं लर्न कर सकते तो शॉर्ट में एफिनिटी इकाइनोडर्म और हेमिकॉर्डेट्स की यहाँ पे दी हुई है कि इनके अंदर एंटेरोसिलोम फॉर्म होता है, नर्व प्लेक्सेस नर्वस सिस्टम सिमिलर है। एनालिड्स और हेमिकॉर्डेट की भी एक लाइन में दी हुई है, लाइकवाइज पॉलीकेट्स के साथ और कॉर्डेट्स के साथ। Next question, list and describe various locomotory organelles in protozoa. How do protozoa use their organelles for their locomotion? ये question already जून 2022 के पेपर में है। I hope आप previous papers पढ़ चुके होंगे, otherwise I'll put the link in the description. So thank you for watching. All the best for your exam and keep studying. Thank you.